नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है माँ का रहस्यमयी रूप। अपूर्व अपनी पत्नी के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहा था, तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कुछ महिलाओं के साथ उसकी माँ भी चल रही है। उसने पीछे पलटकर देखा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगा कि ये मेरी आंखों का भ्रम होगा। वैसे भी जो औरत उसे अपनी माँ के जैसी लगी थी, उसने कुर्ती पहनी हुई थी और उसकी माँ ने तो साड़ी छोड़कर आज तक कुछ पहना ही नहीं था। तो उसने सोचा कि जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। वह अपनी पत्नी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए पहुंची। तभी उसकी नजर सामने वाले ठेले पर पड़ी। वहां पर वह नीली कुर्ती वाली औरत अपनी कुछ सहेलियों के साथ पानी पूरी खा रही थी। अपूर्व को उसे औरत की पीठ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी पत्नी को झकझोरते हुए कहा, कृष्णा, वो मम्मी है ना? कृष्णा व्यंग से बोली, तुम तो दिन रात माँ के सपने ही देखते रहते हो। माँ से ज्यादा लगाव हो गया है क्या तुम्हें? अपूर्व झूलते हुए बोला, अगर मुझे उनसे ज्यादा लगाव होता तो तुम्हें अपना काम निपटाने के बाद उन्हें उनके घर वापस नहीं भेजता, उन्हें अपने साथ ही रखता। तुम चुपचाप उधर देखो तो सही है कि वो औरत मम्मी है ना? तब तक कृष्णा की नजर भी उस औरत पर पड़ चुकी थी और उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। वो कहने लगी, ये औरत मम्मी जी के जैसी दिखाई तो दे रही है, लेकिन मम्मी जी इस रूप में यहाँ क्या कर रही है? ये वो नहीं हो सकती। अपूर्व कहने लगा, यहाँ कोई मूवी चल रही है क्या? वो मन ही मन सोचने लगा, देखो तो वो क्या कर रही है। तब तक महिलाओं का वो झुंड एक कार में बैठकर वहां से चला गया। अब तो अपूर्व से रहा नहीं गया। वो कहने लगा, मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसने अपनी स्कूटी उठाई और पत्नी से कहा, तुम बैठो, हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तब वो कहने लगी, बाबू के स्कूल से वापस आने का समय हो रहा है, मुझे घर जाना है। अपूर्व कहने लगा, तो तुम ऑटो से घर ही चल जाओ, मैं देखता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। उसकी पत्नी तो घर जाने के लिए ऑटो पकड़कर निकल गई और अपूर्व ने अपनी स्कूटी उस गाड़ी के पीछे दौड़ा दी। आधे घंटे के अंदर वह कार एक अच्छी सी सोसाइटी के बाहर रुकी। उसकी माँ कार से बाहर उतरी तो अचानक से उसकी नजर अपूर्व पर पड़ गई। अपूर्व अपनी स्कूटी एक किनारे खड़ी करके दौड़ता हुआ माँ के पास गया और हैरानी से मन की ओर देखते हुए कहने लगा, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उषा जी ने लापरवाही से नजरें फेर ली तो अपूर्व ने माँ के कंधे को थामते हुए बोला, माँ बोलो ना, ये सब क्या है? तुम तो गांव चली गई थी ना? उषा जी ने उसका हाथ बेरुखी से अपने कंधे से हटाते हुए कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। उषा जी उसे लेकर समिति के भीतर बने हुए पक्के रास्ते पर चलने लगी थी। रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे रो हाउस शान के साथ सिर उठाकर खड़े थे। अपूर्व को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उषा जी का मन अतीत की यादों में भटकने लगा। पति के गुजरने के बाद वह गांव में बिल्कुल अकेली रह गई थी। गांव में उनकी खेती की जमीन भी थी और अपना खुद का पक्का मकान भी था। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चला गया था। वह कभी वापस लौट कर ही नहीं आया। वो फोन पर कभी कभी उनसे बातचीत कर लिया करती थी, लेकिन वह अपनी तरफ से कभी माँ को फोन करके उनका हालचाल नहीं पूछता था। जब तक उनके पति दिवाकर जी जीवित थे, तब तक दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहारे आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन दिवाकर जी खेत का काम देखने के लिए गए हुए थे। तभी उन्हें सांप ने काट लिया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उषा जी ने अपने बड़े बेटे को फोन लगाया तो उसने तो गांव आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन छोटा बेटा अपूर्व अपनी पत्नी के साथ गांव आया था। 13वीं तक तो वो लोग किसी तरह वहां पर रुके रहे। लेकिन 13वीं के बाद अपूर्व की पत्नी ने शहर वापस चलने की जिद मचा दी। अब उषा जी को उम्मीद थी कि बेटा उन्हें साथ चलने के लिए कहेगा, क्योंकि ऐसे समय पर अकेले उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अकेलापन उन्हें काट खाने को दौड़ रहा था। लेकिन वह हैरान रह गई कि अपूर्व ने उन्हें साथ चलने के लिए नहीं कहा था। तब मजबूरन उषा जी ने खुद ही कहा था, बेटा, तू मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाएगा तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? यहाँ पर तेरे पिताजी की यादें हैं, मैं अकेले इस घर में नहीं रह सकती। तब अपूर्व कहने लगा, माँ, वहाँ शहर में छोटा सा तो घर है मेरा, तुम्हारे रहने की जगह ही कहाँ है? मैं एक काम करता हूँ, घर जाता हूँ, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था करता हूँ, उसके बाद तुम मेरे साथ चले आना, मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगा। माँ, तुम चिंता मत करो उषा जी, अब
क्या बोलती, वो खामोश रह गई। गाँव में अब उन्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपूर्वा को फ़ोन करती तो अपूर्वा ज़्यादा बात नहीं करता था और जल्दी-जल्दी बात करके फ़ोन काट देता था। उन्हें डर लगता था कि माँ उनके पास आने की बात कहेगी। धीरे-धीरे उषा जी की उम्मीद टूटती जा रही थी और वह गाँव में मन लगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उन्हें बड़ा दुःख होता था कि 2 बेटे होते हुए भी वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। एक दिन अपूर्वा का फ़ोन आया और कहने लगा, माँ, मैंने तुम्हारी टिकट करवा दी है, तुम शहर चली आओ। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि चलो, देर से ही सही मेरे बेटे को मेरी याद तो आई। शायद वो सचमुच किसी मजबूरी में फंसा हुआ होगा, इसीलिए उसने मुझे आज तक शहर आने के लिए नहीं कहा था। वो खुशी-खुशी अपना सामान पैक करके शहर जाने के लिए निकल पड़ी। उन्हें ऑटो में बैठे हुए देखकर उनकी पड़ोसन पूछने लगी, कहाँ जा रही हो बहन? तो वो कहने लगी, मेरे बेटे ने बुलाया है, अब मैं शहर में ही रहूंगी। मेरा बेटा मुझे अकेले थोड़ी ना छोड़ सकता है। पड़ोसन कहने लगी, जरा सावधान रहना, आजकल के बच्चे बहुत स्वार्थी होते हैं। उषा जी सोचने लगी कि मेरा अपूर्व ऐसा थोड़ी ना है, वरना वो मुझे बुलाता ही क्यों। वह खुशी-खुशी बेटे के पास शहर पहुंची तो बहू ने चाय और नमकीन लाकर उनके सामने रख दिया और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। वह हैरान रह गई तो अपूर्व बात संभालते हुए कहने लगा, माँ, वो जरा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बात दर्द से लिया है कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। अब तुम आ गई हो तो अपनी बहू की अच्छे से देखभाल करना, खाना वगैरह समय से बना देना और घर की सफाई का काम तो कर ही लोगी तुम। उषा जी हैरान होके बोली, बेटा, जहाँ तक मुझे याद है तुम लोगों ने घर की साफ सफाई करने के लिए नौकरानी रखी थी ना? तो अपूर्व कहने लगा, मैं घर में भी सारा काम तो तुम ही करती थी ना, फिर यहाँ तुम्हें नौकरानी की क्या जरूरत है? वैसे भी वो बहुत नखरे दिखा रही थी और बहुत छुट्टी मार रही थी, तो 1 सप्ताह पहले ही मैंने उसे निकाल दिया है। उषा जी हैरान रह गई और सोचने लगी कि वहाँ गांव में पहले मैं 2 लोगों का काम करती थी, लेकिन अब यहाँ पर तो मुझे 3 लोगों की जिम्मेदारी उठानी होगी और अब पति के गुजर जाने के बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तूने तूने मुझे यहाँ पर केवल काम करने के लिए बुलाया है। अपूर्व कहने लगा, माँ, तुम इतनी भी बुद्धि नहीं हुई हो, बूढ़ी नहीं हुई हो कि घर के काम ना कर सको। गांव में भी तो तुम सब कुछ अकेले ही कर रही थी, तो क्या अपनी बहू का ध्यान नहीं रख सकती? अगर बुढ़ापे में तुम्हें सेवा की जरूरत पड़ेगी तो यही बहू तुम्हारे काम आएगी ना, तो तुम अपनी बहू के लिए कुछ नहीं करोगी। अब उषा जी चुप हो गई क्योंकि ऐसे समय पर देखभाल की जरूरत होती ही है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं धीरे-धीरे सब मैनेज कर लूँगी। अब पहले तो उषा जी को अकेलापन लगता था, लेकिन अब बेटी-बहू की गृहस्थी संभालते हुए 1 मिनट भी चैन से बैठने की फुर्सत नहीं मिलती थी। उनके घुटने में भी दर्द रहने लगा था। बहू उनसे नींद नहीं, पकवान बनाने की फरमाइश करती रहती थी। वो अपने बिस्तर से हिलती भी नहीं थी। दिन भर बिस्तर पर लेटे-लेटे मोबाइल चलाती रहती थी। मानो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, बल्कि वो बीमार हो गई थी। 1-2 बार जब उषा जी ने उसे समझाने की कोशिश की, थोड़ा चलना-फिरना भी ज़रूरी है बहू, तब वो भड़क गए और कहने लगे, अरे! अनुज ने आपको मेरी देखभाल करने के लिए ही बुलाया है, तो आप ज़्यादा दिमाग मत चलाया करिए, चुपचाप जाकर अपना काम करिए। बहुत बहुत पे बहू से अपमानित होकर उषा जी को बड़ा बुरा लगा था, लेकिन बस वह बेटे का मुँह देखकर चुप रह गई। खैर, देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और उनकी बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पोते को अपनी गोद में लेकर उषा जी तो खुशी से समा नहीं उठी थी। पति के गुजरने के बाद आज पहली बार उनके होठों पर थोड़ी मुस्कान दिखाई दे रही थी। वो सोचने लगी, अब मेरा पोता आ गया है, इसके साथ खेलते हुए समय आसानी से कट जाएगा। धीरे-धीरे करके 3 महीने और बीत चुके थे। उनकी बहू पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी, फिर भी वह घर के कामों को हाथ नहीं लगा रही थी। एक दिन उषा जी को थोड़ा बुखार हो गया, तो वह अपनी बहू से कहने लगी, बहू, आज खाना तुम ही बना लो, मुझे बुखार जैसा लग रहा है। आज शाम को अनुज ऑफिस से वापस आएगा तो मैं उसे कहूंगी कि मुझे डॉक्टर से दिखा दे। तब वो कहने लगी, माँ जी, अब वैसे भी स्वस्थ हो गई हूँ और घर के सारे काम भी कर सकती हूँ, तो आप गाँव वापस चली जाइए।
ये सुनकर वह हैरान रह गई और सोचने लगी कि बहू ये क्या बोल रही है? क्या इन लोगों ने केवल मुझे काम करने के लिए ही बुलाया था? शाम को जब अपूर्व घर आया और उन्होंने अपूर्व से कहा, मुझे डॉक्टर से दिखा दो, तो अपूर्व पहले से ही भरा पड़ा था। वो कहने लगा, माँ, आप छोटी बच्ची हो क्या? सिस्टम जो बुखार में आपको हॉस्पिटल जाना है। अरे घर का काढ़ा बनाकर पी लो, अपने आप ठीक हो जाओगी। और सुनो, मैंने तुम्हारे गाँव जाने की टिकट भी करवा दी है। अब मेरी पत्नी ठीक हो चुकी है और वह सब कुछ खुद से संभाल सकती है, तो आपके यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। आप वापस गाँव चली जाओ। भविष्य में जब ये दोबारा प्रेग्नेंट होगी, तब फिर मैं आपको वापस बुला लूँगा। ये सुनकर उषा जी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। उन्होंने चुपचाप अपना सामान बाँधा और गाँव जाने के लिए निकल गई थी। लेकिन उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि बेटे-बहू को सबक सिखाकर ही रहेगी। अब अनुज माँ को फ़ोन करता नहीं था और उन्होंने भी बेटे को फ़ोन करना छोड़ दिया था। तो दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई थी और इस बात को 3 साल हो चुके थे। आज 3 साल के बाद माँ को अचानक से शहर में देखकर अपूर्व हक्का-बक्का रह गया। उषा जी उसे एक रो हाउस के अंदर ले गई। फिर वो कहने लगी, बेटा, ये मेरा घर है। तूने तो मुझे गाँव में अकेला छोड़ दिया था, लेकिन शहर में रहते हुए मैंने यहाँ का जीवन देखा तो मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा था। यहाँ पर कितनी साफ-सुथरी सड़कें हैं, मॉल है, पार्क है, कितने बढ़िया मंदिर है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। मुझे लगा था कि यहाँ पर मेरा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा, लेकिन तूने तो मुझे बस अपना काम निकलवाने के लिए यहाँ बुलाया था और फिर वापस भेजने को तैयार हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपनी जिंदगी अपने दम पर जीऊंगी। इसीलिए मैंने गांव वाला घर और सारे खेत बेच दिए और शहर चली आई। फिर मैंने ये रो हाउस खरीदा और बाकी बचे हुए रुपयों की एफडी करवा दी। अब उन रुपयों के ब्याज से मेरा खर्चा आराम से चलता है। यहाँ मैं सोसाइटी की हम उम्र महिलाओं के दोस्ती करके अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। हम लोग साथ में घूमते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है तो एक दूसरे का साथ देते हैं। हम साथ में मंदिर जाते हैं, सुबह शाम टहलने जाते हैं। हमने अपनी अलग दुनिया बनाई है। ये देखकर अपूर्वा हैरान ही रह गया। वो कहने लगा, माँ, अगर तुमने सब कुछ बेच दिया था तो तुमने मुझे बताया होता, हम साथ मिलकर रहते हैं। वैसे घर तो बहुत बढ़िया है, तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाता हूँ। तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। उषा जी हंसते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, तुम कभी कभार मुझसे मिलने के लिए आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती। अब तुम जा सकते हो क्योंकि मुझे योगा क्लास भी जाना है। अपूर्व हक्का बक्का माँ की ओर देखने लगा। अपूर्व चुपचाप अपनी माँ की बातों को सुनकर धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगा। उसकी माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, और हाँ बेटा, मैं तुम्हारी तरह तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगी। मैं पहले ही साफ साफ बता दे रही हूँ, इस घर और मेरी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने एक वसीयत तैयार करवाई है, जिसके अनुसार मेरी सारी संपत्ति मेरे बाद एक अनाथ आश्रम को दान में जाएगी। ये सुनकर अपूर्व का चेहरा उतर गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने ऐसा कठोर कदम उठाया है। उसकी आंखों में निराशा और अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ इतनी मजबूत और आत्मनिर्भर हो सकती है। वह चुपचाप सिर झुकाकर बाहर की ओर बढ़ने लगा। बिना कुछ कहे इसकी माँ ने देखा, लेकिन वह चुप रही। जब अपूर्व बाहर गया तो उषा जी ने राहत की सांस ली। आज उसने किसी की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का निर्णय लिया था। वह अब अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने वाली थी और किसी के दबाव में नहीं आने वाली थी। वह अपना बाकी का जीवन आत्मनिर्भर और स्वतंत्र तरीके से जीने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।